तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग जो 12th केमिस्ट्री रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक का व्यंजक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इसको हम लोग इसके परिभाषा से ही आपको व्यंजक ज्ञात कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात किए। व्यंजक ज्ञात कीजिए, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर उसको अच्छे से एक बार समझ गए तो आपको ये जो शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक है बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। दोनों बिल्कुल सेम ही हैं। उसमें प्रथम कोटि था इसलिए उसके घात में 1 रखे थे, शून्य कोटि है तो घात में 0 रख देंगे, बस। बाकी फिर क्या है? सेम है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करने से पहले शून्य कोटि अभिक्रिया आखिर कहते किसे हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की दर अर्थात dx अपॉन dt, हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया में भी ऐसे समझे थे। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारकों के शून्य घात के समानुपाती होता है। अब अभिकारक कौन से होते हैं? यहाँ पर ए अभिकारक हो गए। अब इसके शून्य घात के समानुपाती होते हैं। तो यही क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला बन गया परिभाषा का। क्या बोला जा रहा है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर देख सकते हैं, अभिक्रिया की दर क्या होती है? dx अपॉन dt तथा अभिकारकों के शून्य घात के समानुपाती होती है। अभिकारक कौन से हो गए? ए हो गए तथा उसके शून्य घात के समानुपाती होता है। आशा करता हूं आपको शून्य कोटि अभिक्रिया का जो परिभाषा है आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके व्यंजक ज्ञात करने में सबसे पहले क्या लिखना है हमको वो देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर एक अभिक्रिया कर देते हैं। ए से क्या बन रहा है? यहाँ पर उत्पाद का निर्माण हो रहा है, मान लेते हैं। ए क्या है? एक पदार्थ है तथा यहाँ बी पदार्थ है और बी क्या होता है? उत्पाद होता है। यहाँ पर बी लिख देते हैं। बी क्या है? यहाँ पर उत्पाद है। तो अब इसी को देख सकते हैं, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? शून्य कोटि अभिक्रिया हो रही है। तो ए यहाँ पर एक पदार्थ है, इस पदार्थ से यहाँ पर उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है। अब इसके डेरिवेशन में हम लोग सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसके डेरिवेशन में हम लोग लिखेंगे शून्य, 1 मिनट इस वाले कलर से लिख देते हैं। क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया से लिख देते हैं। अब शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया को लिखे हैं तो इसी को लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx अपॉन पे क्या हो जाएगा? dt, dx अपॉन dt और समानुपाती में क्या है? ए के घात में क्या है? 0 है यहाँ पर, तो 0 आ गया। अब क्या करेंगे देख सकते हैं, इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये 0 का घात है और इसका गुणा किसके साथ हो रहा है? ए के साथ हो रहा है। ए के साथ हो रहा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तथा ये जो समानुपाती का चिन्ह है ये हटता है तो क्या आता है? समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो क्या आ जाता है? dx अपॉन dt हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट में यहाँ पर के आगे देख सकते हैं कि क्या है? एक नियतांक है, एक नियतांक है, इसी में लिख देते हैं नियतांक। उसके बाद ये ए क्या हो जाएगा? ए तो कट हो जाएगा क्योंकि ये 0 के साथ घात में है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। अब इसी को हम लोग अच्छे से जमा कर लिख देते हैं। dx इक्वल टू के और dt को उधर इनटू में ला देते हैं। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में? दोनों पक्षों में समाकलन करने पर लिख देते हैं। तब दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ऐसे लिख देंगे। तो दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? dx इधर हो गया, फिर क्या हुआ? k बाहर आ जाता है, फिर समाकलन का चिन्ह लग गया, dt हो गया देख सकते हैं। अब क्या होता है? जब dx होता है तो केवल x को लिखते हैं, dt है तो केवल किसको लिखेंगे हम लोग? t को लिखेंगे। केवल किसको लिखेंगे? t को रखेंगे प्लस c लिख देंगे। c क्या है? यहाँ पर समाकलन नियतांक है, c बराबर
समाकलन नियतांक है। सेम प्रोसेस किसमें हो रहा था? सेम प्रोसेस प्रथम कोटि अभिक्रिया में हो रहा था, सेम वैसे ही चलते जा रहा है। अगर आप उस वीडियो को देख लिए होंगे तो इसको समझ में आसानी हो जाएगा। क्या है? dx है तो x को रखे, dm होता तो m को रखते, dA होता तो किसको रखते हैं? a को रखते हैं। अर्थात समाकलन के चिन्ह में पहला वाला जो होता है लेटर वो हट जाता है। इस प्रकार से dt है तो यहाँ पर t को रखे हैं, k के इंटू में c ला दिए। c क्या है? समाकलन यहाँ पर नियतांक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे क्या? t के स्थान पर और x के स्थान पर शून्य रख देंगे। तब क्या हो जाएगा? यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो t बराबर शून्य व x बराबर शून्य हो तो क्या हो जाएगा? हो तो आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो समीकरण 2 से लिख लेते हैं। समीकरण नंबर सेकंड से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्य आ जाएगा। इक्वल में k के इंटू में क्या हो गया? शून्य आ गया। प्लस क्या हो गया? यहाँ पर c आ गया। अर्थात c का मान पूरा क्या हो जाएगा? c का जो मान है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। c का मान शून्य क्यों होगा? इधर तो शून्य है, इधर k के इंटू में शून्य है। किसी भी के साथ शून्य को इंटू करते हैं पूरा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो c का मान क्या हो गया? c का मान हो गया यहाँ पर शून्य। अब समीकरण 2 में हम लोग c के मान को रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 में c का मान लेने पर लिख देते हैं। लेने पर तो जब c का मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से x इज इक्वल टू kt का kt हो जाएगा। प्लस c का मान क्या है? शून्य है। c का मान शून्य है, शून्य लिख दें। फिर क्या हो जाएगा? इसको अच्छे से लिख दें तो k और t आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया? t आ गया। अब इसी k को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x अपॉन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो देख सकते हैं यही हमारे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो आंसर है, जो फॉर्मूला है यहाँ पर निकल कर आ चुका है। यही क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक का व्यंजक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ इसमें। सबसे पहले इसके परिभाषा को लिख लेना है शून्य कोटि अभिक्रिया का। फिर हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया का यहाँ पर क्या लगा दिए? फॉर्मूला लगा दिए। समानुपाती के चिन्ह को हटाकर कांस्टेंट नियतांक आ गया एक। उसके बाद dx इक्वल में क्या हो गया? dx के इक्वल में k को ला दिए, dt को ऊपर ले गए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोनों पदों में क्या कर दिए? समाकलन कर दिए। x यहाँ आ गया, k यहाँ आ गया, t यहाँ आ गया। हम लोग केवल पीछे के जो डिजिट होते हैं उसको लेते हैं। प्लस में c आ गया। c क्या है? समाकलन नियतांक है। अब शून्य कोटि अभिक्रिया है, इस कारण इसमें क्या ले रहे हैं हम लोग? t इज इक्वल टू शून्य, x इज इक्वल टू शून्य ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है? c का मान जो है शून्य आ गया। उसके बाद इसी c के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दिए। फिर क्या हो गया? x इक्वल टू kt आ गया, k को इधर पक्षांतर कर दिए, x के अपान में यहाँ पर t आ गया। तो इस प्रकार से आज के इस हम लोग प्यारे से टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शून्य कोटि अभिक्रिया एवं उसके दर स्थिरांक का व्यंजक को ज्ञात कर चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है शून्य कोटि अभिक्रिया एवं इसके दर स्थिरांक या फिर वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।